डॉक्टर प्रतिभा तिवारी से, जो कि कराटे में येलो बेल्ट मातृश्री अहिल्याबाई से सम्मानित और महिलाओं को सशक्त बनाने में अभूतपूर्व योगदान रहा। वही वर्तमान में भी कार्यरत है। हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि मैम आप महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनके हितों में बहुत सारे कार्य कर रही हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये प्रेरणा हमें बचपन से ही हमें लगता था कि महिलाओं को सशक्त होना ही चाहिए। एक आत्मनिर्भर महिला अपने परिवार की जुड़ी होती है और समाज की जुड़ी होती है। अगर एक महिला आत्मनिर्भर होती है, सशक्त होती है, वो परिवार को ही नहीं बल्कि अपने समाज को भी बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। तो मैम किस क्षेत्र में आप महिलाओं को सशक्त बना रही हैं? देखिए, हमारा ऐसा सोचना है कि महिलाओं को पहली बात तो है कि मानसिक रूप से सशक्त होना चाहिए। महिलाएं अगर मानसिक रूप से सशक्त स्वावलंबी होती हैं, इसका एक अर्थ ये है कि अगर हम अपने निर्णय को ले पाते हैं, छोटे छोटे निर्णयों पर हम अपने आत्मचिंतन आत्ममंथन कर पाते हैं, तो हम अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं पैसों के दृष्टिकोण से, या कहना चाहिए अगर हमारा फाइनेंशियल जो दृष्टिकोण है उसमें हम अगर आत्मनिर्भर होते हैं, तो अपने परिवार की जो कमियां हैं या जो परिवार में हम सहयोग दे सकते हैं उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर हम अपने परिवार को अच्छे से संभाल लेते हैं तो स्वाभाविक है धीरे धीरे हम समाज की तरफ बढ़ते हैं और समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं और देश की तरफ बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने देश में भी अपने सहयोगात्मक भूमिका निर्वहन करते हैं। जैसे कि मैम अपन जैसे कि सागर शहर एक बुंदेलखंड है, तो यहाँ पे बहुत सी महिलाएं ऐसी रहती हैं जिनको घर से बाहर नहीं निकलने मिलता, घूंघट में निकलने मिलता है, तो वो किस तरीके से इस फील्ड में आप आती हैं और किस तरीके से अपने आप को स्वावलंबी बनाती हैं? साली जी, हमने देखा कि जैसे ही सागर में महिलाएं घूंघट प्रथा तो एक दूर बात है, ऐसे भी हमारी महिलाएं इतनी कमजोर थी आर्थिक स्थिति से। कोरोना काल में हमने ऐसा अनुभव किया कि महिलाएं अगर हम कोई फ्री सेंटर चलाते हैं या फिर कुछ भी उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, तो हमने देखा कि उनके पास इतना भी साधन नहीं है कि वो हम तक पहुंच पाए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग वार्ड वाइज गए। वार्ड वाइज जाकर हम लोगों ने वहाँ पर सामुदायिक भवन देखे। सामुदायिक भवन में हम लोगों ने वहाँ की महिलाओं को पंपलेट बंटवा कर एकत्रित किया और उनको वहाँ पहुँचकर हमने आत्मनिर्भर बनाया। और हमने ये प्रयास किया कि हम वहाँ उनके घर तक पहुँचकर उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने उन्हें सिलाई सिखाई, बुनाई, कढ़ाई, काफ़ी सारी विधाएं हमने उनको सिखाई, तो वो घर पर ही वो काम करके अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं। अभी तक कितनी महिलाओं को आपने सशक्त बनाया? अभी तक 15,960 महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाया है जी, और अभी तक हमने 38 वार्डों में काम कर दिया है जी। तो मैम इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? सिलाई, कढ़ाई, इनके अलावा और सिलाई रहती है, कढ़ाई करवाई, इनके अलावा जो कपूर का टिचिया बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ मशीनें उपलब्ध होती हैं और गौमूत्र के द्वारा फिनाइल बनाना, गोबर से कई सारे प्रोडक्ट हमने बनाए, जैसे धूप बत्ती, हाँ ये दिए बनाए। और ये सारी चीज़ें गंधक लोहान होता है उसके लिए, जो एंटीबायोटिक होते हैं, नीम की पत्तियों से हम कुछ चीज़ें बनाना सिखाते हैं, साबुन बनाना सिखाते हैं, जो घर पर ही चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिनमें बाहर बहुत ज़्यादा किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती। वो कम पूंजी में अपना स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। आप मैम आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? ये काम हमने स्टार्ट किया था 2017 से, लेकिन ये गति पकड़ा 2019 में। कोरोना काल के समय हमने देखा कि जिनके पति गुजर गए या जिनके परिवार में ऐसा व्यक्ति चला गया जो उस परिवार का भरण पोषण करता था, उस समय जो हमारे सामने एक कहना चाहिए बहुत ही समाज का जो एक रूप हमने देखा, उसको लेकर हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि हमें अब समाज में उतरना चाहिए और महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। आप इस पीरियड में कोई ऐसा जिक्र करना चाहेंगे हमसे कि कोई खास पल आपको याद हो कि आपको लगा हो कि नहीं हाँ ये चीज़ करना है? हाँ, एक महिला थी जिसके पति गुजर गए थे, उसके बच्चा भी उसका विकलांग था जी, और उसको देख के इतनी आंतरिक पीड़ा हुई कि अगर ऐसे लोगों की हम मदद नहीं कर पाए तो हमारा जीना ही व्यर्थ है। अगर हम कुछ योग्य हैं, अब बात आती है कि मदद करने के दो तरीके होते हैं। हम उनको दान करते हैं। दान करना ऐसा होता है कि दान एक कहना चाहिए वो मदद नहीं है जो हम करना चाहते हैं। हमें लगा महिलाओं को हमें सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो पूरी तरह खुद अपने कार्य को
मतलब अपना काम कर सके और पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सके। मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप पूजा पाठ भी बहुत करवाती हैं। भागवत हमारा ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जी जिसमें एक मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं के बारे में बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है। भागवत कथा जब 7 दिन होती है, जब हम 7 दिन भागवत कथा बैठकर सुनते थे तो वो कहीं ना कहीं हमारे सातों चक्रों को हील करती है। वो 7 दिन का जो पीरियड होता है ये हमें दर्शाता है कि 7 दिन हमने अपनी जो कार्यशैली को रोककर कुछ देर बैठकर ईश्वर का स्मरण किया और जो सनातन धर्म में हमें लिखा हुआ है या बताया गया उसके बारे में हमने जाना। अगर हम इस तरह का अभ्यास 7 दिन कर लेते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं में हमें रुकना आ जाता है और हमें समस्याओं के साथ जो समाधान होता है वो धैर्य हमारे अंदर आता है और हम हर निर्णय सोच समझ कर लेने लगते हैं। जैसे कि गायत्री परिवार से भी जुड़ी हुई। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जो आपके सातों चक्रों को हील करता है, आपको ओजस्वी बनाता है, आपको तेजस्वी बनाता है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। वो हमारी प्रकृति के जन्म का कारण भी है। तो गायत्री के हम उपासक हैं और माँ गायत्री ही है जिनकी कृपा से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आजकल की युवा पीढ़ी बहुत अधिक भटकाऊ है। युवा पीढ़ी में आजकल ऐसा देखने में आया है कि बच्चे समस्याओं को देखकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है। तो सारे युवाओं से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि हर समस्या समाधान लेकर आती है। आप सिर्फ समस्या को ना देखें, कुछ देर रुककर समाधान को जरूर देखें। आपकी समस्या ही आपका समाधान लेकर आई है। ऐसा मैं युवा पीढ़ी के साथ कि आजकल थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए और लोग आत्महत्या करने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल शालिनी जी, हमारा ऐसा सोचना है कि आजकल की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा, जैसे मोबाइल आया है, मोबाइल आने में जो कल्पना शक्ति है इंसान की, वो कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बच्चे वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं और कल्पनाओं में ज़्यादा ठहर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इस वजह से बच्चों में आत्महत्या का जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो हमें बच्चों से ये समझाना ही चाहिए जब बच्चे मोबाइल देखें या टीवी देखें कि ये चित्रित किया गया है। तो अगर इस तरह की बातें माता पिता अपने बच्चों से बात करते हैं या आपस में हम इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं तो बच्चे इस चीज़ को समझने लगते हैं कि ये किस हद तक की चीज़ें सच हैं और किस हद तक की कल्पनाएं हैं। तो बच्चे इस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि माता पिता बच्चों से बात करें या बच्चे माता पिता से बात करें, तो माता पिता को बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए या बच्चों को माता पिता? देखिए, बच्चों और माता पिता वो ईश्वर की देन है कि वो बच्चा माता पिता के पास आया। माता पिता को बच्चे को अपना दोस्त समझना चाहिए, मतलब उसको ये अपनी ही समकक्ष समझकर जब हम उसको समझाते हैं, उसको प्यार से बताते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को समझता है। प्रकृति के बारे में क्या सोचते हैं? शालिनी जी, मेरा प्रकृति के बारे में बहुत मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि प्रकृति वो चीज़ है हर बीमारी से आपको दूर कर सकती है। अगर आपको बहुत अधिक मानसिक तनाव है, आप नदी में स्नान कीजिए। अगर आपको बहुत लगता है कि आज विचारों में आप बहुत उलझे हुए हैं तो आप पेड़ों के पास जाइए। पेड़ों का स्पर्श आपको सुखद अनुभव भी देगा और आपको निर्णय शक्ति भी आपकी बढ़ाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है 100% ऑक्सीजन देता है। अगर आपको कभी लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे सुबह सुबह जाएं, उसकी ठंडी हवा में बैठें, वो आपके हर स्ट्रेस को दूर करेगा। और मेडिसिन के बारे में तो शायद सारे प्लांट इतने पावरफुल हैं। हमारे भारत देश को प्रकृति का ऐसा वरदान मिला हुआ है, हर पेड़ के अंदर बहुत शक्ति है। जैसे कि मैम आपने कहा कि भारत देश में पेड़ ऐसे पेड़ हैं जिनमें हर पेड़ों में औषधि पाई गई है। तो मैम एक पेड़ माँ के नाम में आपने अभियान में कितने पेड़ लगाए अभी तक? अभी तक हमने 1000 पेड़ लगाए हुए हैं जो एक पेड़ माँ के अभियान के अंतर्गत है। और इसमें हमने ज़्यादातर छायादार वृक्ष लगाए हुए हैं और बरगद का पेड़ है वो लगाए हुए। बरगद के पेड़ पर हजारों पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। तो आप एक वृक्ष लगाते हैं तो आप ये सोचिए हजारों लोगों को आप रहने का स्थान दे रहे हैं। और मैम परिधान के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि फील्ड में आप जाते हैं, कई प्रकार के परिधान देखते हैं, तो उन पे क्या कहना है? परिधान के बारे में तो जब हमें याद आता है तो हम कहेंगे अहिल्याबाई को हम याद करते हैं जिन्होंने 8 गज की साड़ी पहनकर घोड़े पर बैठकर शस्त्र के द्वारा युद्ध किया। परिधान हमारे कार्य क्षेत्र में कतई बाधक नहीं है। मैम आप अहिल्याबाई मातृशक्ति से भी सम्मानित है, जैसा कि मैंने बिल्कुल। तो अहिल्याबाई हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम देखते हैं कि हमारे
भारतीय कहना चाहिए जो महिलाएं हैं, अहिल्याबाई होगी या फिर वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं, इन्होंने हमारे भारतीय परिधान को पहनकर घोड़े पर बैठकर उतनी वजनदार तलवार उठाकर युद्ध किया है। तो परिधान हमारे लिए कहीं पर किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए भारतीय परिधान बाधक नहीं है, बल्कि वो हमको सुशोभित करता है और हमें बहुत ही सुंदर बनाता है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है, तो इस पर क्या कहना है? और 50% का भी हो रहा है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, आरक्षण तो हमें लगता है कि हम स्वयं सुशोभित हैं जी, और हमारी जो कहना चाहिए क्वालिटी है या फिर हमारी जो क्षमताएं हैं उसमें हमें किसी तरह के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो हम हर पद पर जा सकते हैं बिना आरक्षण के। तो मैम आपका और किस किस क्षेत्र में योगदान है? हम औषधीय वृक्षों पर काम करते हैं, जैसे भीम का पौधा है, आपकी गले के लिए बहुत ही बड़ी औषधि है। और औषधीय प्लांट के बारे में हमने करीब 100 प्लांट ऐसे बनाए हुए हैं। आप चाहें तो हम वो भी आपको दिलवा सकते हैं, बुकलेट भी बनाई हुई है। कुछ हमने छोटी छोटी बुक्स भी अपनी निकाली हुई हैं, जिनमें हमने बताया कि किस तरह से हमारी प्रकृति हमारी मदद करती है। जैसे स्नान के बारे में, नर्मदा स्नान करते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, प्लस और माइनस, जैसे कि मैथ्स में हम लोग समझते हैं, अगर हम स्नान करते हैं तो हमारे दिमाग में किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है वो ठीक हो जाता है। तो हमें स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा अमावस्या जो पर्व बनाए हुए हैं तो उसका भी विशेष महत्व है। पूर्णिमा के समय हमारा मानसिक स्तर थोड़ा कमजोर होता है, तब हम छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। और अमावस्या का जो टाइम होता है तब भी ऐसा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित होता है तो वो इन्हीं 5 दिन में होता है। तो अगर हम इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, अपने कहना चाहिए सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं और उनको पढ़ते हैं और उनको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो निश्चित ही वो इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं उसके अंतर्गत कि हमारी ज़िंदगी बहुत सहज, सरल और सुगम हो सकती है। मैम, जैसे कि आपने सनातन के बारे में बोला, तो सनातन हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में हो रहा उस पर क्या कहना है? देखिए, वो तो एक बहुत ही गलत बात है। हिंदू बहुत ताकतवर हैं और हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए अब आगे आना ही होगा। और इस तरह से अगर हिंदुओं पर कभी भी ऐसे हुआ है तो उस सब में हमें अपना सहयोग करना चाहिए। गाँव के प्रति आप कुछ नया? देखिए, हमारा ऐसा सोचना है जो बालिकाएं हैं वो हमारे आने वाले भविष्य का कल, मतलब जो कल है वो हमारी आज की बालिकाएं हैं। तो हम बालिकाओं के बीच में जाते हैं, उन्हें अहिल्याबाई के बारे में बताते हैं, लक्ष्मीबाई के बारे में बताते हैं और हम ऐसे ही उनको गाथाएं सुनाते हैं ताकि उनके अंदर भी वो ओज, वो तेज आए, ताकि वो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे परिवार में संतुलन बिठाते हुए अपना कार्य कर पाएं। भोजन के बारे में? भोजन के बारे में हमें ऐसा कहना है, हमारा मानना है शालिनी जी, हम लोग भोजन करते हैं, हर दिन हम लोग भोजन करते हैं। तो हमने एक अपना नियम बनाया है कि 7 दिन में 2 दिन हम अपने शरीर के लिए खाएंगे और 5 दिन हम अपने टेस्ट के लिए खाएंगे, लेकिन 2 दिन हमें अपने शरीर के लिए भी खाना चाहिए। और दिन भर में हमारा एक मील जरूर ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हो। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्म एक ऐसा विषय है जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आध्यात्म का मतलब है धार्मिक होना और धर्म का मतलब है स्वीकार करना। अगर हम समाज की गतिविधियों को स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम उनको उनमें संतुलन बनाते हैं और संतुलन बनाकर उनमें अच्छे या बुरे जो निर्णय हैं उनके साथ हम खड़े होते हैं। तो जब इस तरह से हम उन निर्णयों में खड़े होते हैं समाज के साथ, तो वो समाज में एक नई रोशनी का प्रकाश दिखाते हैं और हमारे समाज को नित नए आयाम, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि समाज की बात आई तो अभी बहुत सारी कुरूप प्रथा है जो पहले से, जो अभी भी चल रही है, जैसे नाबालिग लड़कियों की शादी करवाना, तो इस पर क्या कहना है आपका? जो नाबालिग रहती है उनकी शादी करवा दी जाती है। नहीं, ये तो अभी इस पर काफ़ी कुछ हम लोग नियंत्रण पा चुके हैं, फिर भी अभी भी कुछ निकल के जब आता है, जब वो परिवार शिक्षित नहीं होता या उन्हें उसके बारे में पता नहीं होता कि आगे चलकर बच्ची के जीवन में इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी न होने के कारण ऐसा कहीं कहीं अभी भी हो रहा है और हम लोग निरंतर जागरूकता अभियान चला रहे हैं और जल्दी इन प्रथाओं से मुक्ति पा रहे हैं। ये स्वयं सिद्धा के बारे में मैंने सुना है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, स्वयं सिद्धा एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत हम महिलाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं।
हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, स्वयंसिद्धा के मेंबर वहाँ जाते हैं और कुछ हद तक हम लोग दान का भी कार्य करते हैं, वृक्षारोपण भी इसके अंतर्गत करते हैं। शालाओं में जाकर हम लोग कार्यक्रम करके बालिका जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और आत्मनिर्भरता का जो अभियान है वो भी करते हैं। लेकिन इसमें सबसे मुख्य जो हम कर रहे हैं, जितनी महिलाएं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कई सारे इसके अंतर्गत स्व सहायता समूह भी हम लोग बनवाते हैं और उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट बनवाने का प्रयास करते हैं ताकि उन प्रोजेक्ट के माध्यम से वो महिलाएं सक्षम हो पाएं। साक्षरता मिशन जो अभी चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी उल्लास नव साक्षरता का जो अभियान चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दोनों के तत्वाधान में ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने ब्लॉक को, अपने प्रदेश को पूर्ण साक्षरता की तरफ ले जाएं। उसके लिए बहुत शिक्षा में, क्योंकि मैं एक शिक्षिका भी हूँ जी, तो हम सब शिक्षक मिलकर इसमें बड़ा काम कर रहे हैं और इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हम लोग कार्यक्रम करते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आसपास कोई भी असाक्षर ना हो। और ये असाक्षरता का जो हमारे मध्य प्रदेश पर अभी कहना चाहिए एक धब्बा लगा हुआ है, उसको हम जल्दी इसको ठीक कर लें, ये हम सभी का प्रयास है। तो ये शहरी क्षेत्र में कि गाँव, ये गाँव के अंतिम छोर तक जाने का हमारा प्रयास है और इसमें पूरी तरह से लोग इन्वॉल्व होते हैं, शिक्षक होते हैं, बच्चे होते हैं, सारे शिक्षक और बच्चे मिलकर तो हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें आपकी टीम एक अलग रहती? बिल्कुल, हमारी टीम अलग रहती है, हमारा डिपार्टमेंट अलग होता है और बच्चों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर हम इस अभियान को बहुत तेजी से अभी वर्तमान में कर रहे हैं। तो ये थी आज हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा तिवारी और महिलाओं के लिए किस प्रकार कार्य करती हैं, यह सब जानकारी दी। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।